हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी कि मैं लेट हूँ थोड़ा सा वीडियो बनाने में। एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आज किसी भी तरह से मैं कोशिश करके आप तक ये वीडियो पहुँचाऊँगा। बायो का रह गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं क्वेश्चन से अच्छा है मैं टॉपिक की बात कर लेता हूँ, जिससे अगर वो टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली हो जाएंगे। तो मैं 3 चैप्टर के बेसिकली मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ आपको, जिसको आपको पढ़ के जाना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं रिप्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ। रिप्रोडक्शन में मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उससे भी पहले एक क्वेश्चन आता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा बेटर है, इसको आपको लिखना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस आता है और भी रीजन है इसके पीछे, तो आप इसको देख के जाइएगा। ये पूछ लेता है कि कैसे एडवांटेजियस है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, आप वैसे तो बहुत है ना, फ्रेगमेंटेशन है, फिजन है, ठीक है, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है आपका फिजन। ठीक है, जिसमें मल्टीपल और बाइनरी फिजन आता है। और जो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो स्पोर फॉर्मेशन। क्या है बच्चों? स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन के बाद एक बडिंग भी है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन, थोड़े एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ना एडवांटेज पूछे जाते हैं, राइट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेज अगर पूछ ले तो आप वो बता देना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी पढ़ना सब है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेसिकली सबसे पहला जो टॉपिक है वो बनता है फ्लावर। तो फ्लावर का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम पूछा जाएगा आपसे, राइट। फ्लावर का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम अगर पूछा गया तो उसके पार्ट्स के नाम, उसके फंक्शंस भी पूछ लिए जाएंगे, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल प्लूम्यूल क्या होता है ना, रेडिकल क्या होता है। तो आपके बुक में एक डायग्राम बना हुआ, प्लूम्यूल जो होता है फ्यूचर शूट या फ्यूचर रूट, रेडिकल फ्यूचर रूट होता है। तो इस तरह से आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। उसके बाद फ्लावर का डायग्राम, साथ में उसके फंक्शन। उसके बाद उसके अंदर सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सीड है ना इनटू द फ्लावर। फ्लावर के अंदर सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम आते हैं ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन के, तो ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है ना, 4 पार्ट्स है दोनों के, देख लेना उन चारों पार्ट्स के फंक्शन। ठीक है, तो वो पूछे जा सकते हैं आपसे। डायग्राम में ज़्यादातर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स पूछे जाते हैं, ज़्यादा जो पूछे गए हैं। मेल के कम पूछे गए, फीमेल के ज़्यादा पूछे गए। तो उसको डायग्राम बहुत ईजी, आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट में एक टॉपिक है जनरल रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पूछे जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट। अच्छा, जो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन है ना, उसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंस लिखिए। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। और इसमें ये भी आता है कि 2 क्वेश्चन बनता है कि जब एग फर्टिलाइज होता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड एंड व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको, ये भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मैंने आपको बता दिया क्या क्या पूछेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। लास्ट टॉपिक से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप याद रखिएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पूछे जाते हैं। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD करके एक टॉपिक आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए वायरस से होने वाली कौन सी बीमारी है, STD कौन सी बीमारी है, और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का नाम लिखिए। ठीक है, जैसे आपने कुछ बीमारी का नाम सुना होगा, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, तो इस सब से आपसे क्वेश्चन एक पूछ लिया जाएगा। ये था रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेन ऊपर से जो अच्छे टॉपिक्स है, जो क्वेश्चन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वो यही सब है और यही क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ उसके बाद क्या है अपना क्या मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले तो आपको इसमें ह्यूमन और प्लांट दोनों का कंट्रोल, एनिमल और प्लांट का दोनों का कोऑर्डिनेशन है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि बताइए एनिमल कोऑर्डिनेशन, प्लांट कोऑर्डिनेशन में क्या फ़र्क है। उसके बाद इसमें आपको अगर मैं एनिमल के बारे में बात करूँ, उसमें न्यूरॉन के बारे में पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखो मैं कुछ भी हर चीज़ नहीं उठा रहा वहाँ से, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछ लिया जा सकता है आपको, हाँ, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एक और चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो हमारे बॉडी में डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं, तो वो ग्लैंड कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं। मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड, और जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और थायराइड ग्लैंड, और अपना जो क्या नाम है पैनक्रियाज है जो इंसुलिन सेक्रेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये दो तीन इंपॉर्टेंट है। अब बात करूँ प्लांट हार्मोन्स की, तो प्लांट हार्मोन्स में जनरली अच्छा ब्रेन के टाइप्स और उसके जो फंक्शन है वो देख के जाएगा, क्योंकि ये भी एक नंबर में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ब्रेन के टाइप्स एंड इट फंक्शंस। ठीक है, न्यूरॉन आपका हो ही गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्लांट में, तो प्लांट में प्लांट हार्मोन्स पूछा जाता है। प्लांट हार्मोन में भी 2 तरह का होता है, एक होता है ग्रोथ इनिबिटर, एक होता है ग्रोथ प्रोमोटर। तो ग्रोथ प्रोमोटर 3 तरह के हार्मोन्स है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनिबिटर एक है जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, राइट। उसके बाद
आपसे पूछा जाता है मूवमेंट भी प्लांट में दो तरह का होता है, एक होता है नेस्टिक, एक होता है ट्रॉपिक। तो नेस्टिक कम पूछा जाता है, ट्रॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म आपने पढ़ा होगा शायद, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म करके, ठीक है। तो 3-4 तरह के ट्रॉपिज्म आपको याद रखने हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट जो स्टिमुलस की तरफ होता है, नेस्टिक जो विदाउट स्टिमुलस होता है, इसमें जस्ट टच कर दिया, जैसे टच मी नॉट प्लांट है, टच किया वो क्यों ना श्रिंक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है वो, इसलिए वो श्रिंक हो जाता है। तो ये जनरली नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है, राइट, जो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता पर्टिकुलर, और जो ट्रॉपिक होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, ट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। तो ये आपका हो गया जनरली किसके अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये भी है कि एक होता है अपना नर्वस कंट्रोल, नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा आपने, नर्वस कंट्रोल, एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। इन दोनों में फ़र्क पूछा जा सकता है कि नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल में कौन फास्ट होता है, कौन स्लो होता है, या इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि जो अपना हार्मोन होता है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो करता है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाकर के कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, है ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है। तो इसी तरह से जनरली आपसे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। ग्लैंड्स, हार्मोन्स के नाम आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें अगर डायग्राम की बात करो तो डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन का, ठीक है, न्यूरॉन का डायग्राम आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जनरली हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, तो हेरिडिटी के अंदर जनरली आपको मेंडल के 3 लॉज, जो मेंडल ने 3 लॉज दिए थे वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके इंटेक्स्ट में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं कि क्या नाम है, ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव करके, है ना, इसको प्रूफ करके दिखाओ आप। तो क्रॉस मेथड से आपको प्रूफ करके दिखाना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कौन डोमिनेंट है कौन रिसीव। एग्जाम में आपको कोई दूसरा कलर दे दिया, येलो और ग्रीन के अलावा कोई दूसरा कलर, ये कोई दूसरा शेप दे दिया आपको, और आपसे बोलेगा इसमें से कौन रिसीसिव कौन डोमिनेंट है, आपको पता ही नहीं चलता रहता, आप कन्फ्यूज होता है। पढ़ा आपने ग्रीन येलो है, इसमें येलो डोमिनेंट, और आपने हाइट में टॉल और शॉर्ट तो उसमें टॉल डोमिनेंट पढ़ा आपने, शेप में राउंडेड रिंकल तो राउंडेड डोमिनेंट पढ़ा आपने। लेकिन इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, अभी तक तो सही चल रहा है। हाँ बच्चों, तो इसमें ये भी पूछ लिया जाता है अलग अलग कलर्स में। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो लिख लेना, जो मैं स्क्रीन उस पर भी कोशिश करूँगा स्क्रीन पे डालने की। देखो राउंडेड और रिंकल्ड में आपको क्या है, राउंडेड डोमिनेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन येलो में आपको येलो डोमिनेंट है, ठीक है। वॉयलेट और वाइट में आपको वॉयलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव होते हैं, ध्यान रखिएगा। पी प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद एक और होता है कंस्ट्रिक्टेड और फुल और कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड मतलब होता है कि आप ऊपर से गिन सकते हो कितने बीज हैं उस पी में, कितने बीज है, कितने सीड्स है, वो आप गिन सकते हो। होता है बिल्कुल प्लेन, आप बिना ओपन किए उसको काउंट ही नहीं कर पाओ कितने उसमें सीड है। तो एक होता है कंस्ट्रिक्टेड, यानी कि जिसमें रिपल्स होते हैं, जिसमें आप गिन सकते हो कितने बीज इसके अंदर हैं अभी, तो वो कंस्ट्रिक्टेड होता है। इसमें कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव होता है। जो फुल होता है ना वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, जिसको प्लेन भी बोलते हैं हम लोग। ग्रीन और येलो में आपको पता है येलो डोमिनेंट है। एक सेकेंड, अगर मैं उसकी बात करूँ, सॉरी, अगर मैं मटर के दाने की बात करूँ तो मटर के दाने में येलो और ग्रीन में येलो डोमिनेंट है। लेकिन पूरे मटर की बात करो, आई मीन पूरे मटर का जो कवर होता है, वो कवर अगर येलो ग्रीन है तो उसमें ग्रीन डोमिनेंट होगा, येलो रिसेसिव होगा। येलो कब ग्रीन कब डोमिनेंट होगा, ग्रीन कब डोमिनेंट होगा, जब पूरे मटर के ऊपर कवर की बात हो, राइट। लेकिन अगर सिर्फ सीड की बात हो, एक मटर के दाने की बात हो, तो उसमें कौन डोमिनेंट कौन होगा, येलो डोमिनेंट होगा, ग्रीन रिसेसिव होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। देखना क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, मटर के दाने की बात हो रही है ना, सीड की बात हो रही है, या फिर पूरे मटर की बात, पूरे पी की बात हो रही है, कवर की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। उसके बाद है एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल का मतलब है यहाँ पर 2 तरह के जनरली आपको प्लांट के, ये प्लांट के शेप के ऊपर है, एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल मतलब आपको कुछ ब्रांचेस, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकल के दिखाई देंगे आपको, और टर्मिनल का मतलब होता है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, कोई ज़्यादा ब्रांचेस इधर उधर निकले हुए नजर नहीं आएंगे आपको। नेक्स्ट है टॉल और डॉर्फ। ये तो आपको पता है टॉल डोमिनेंट और डॉर्फ। तो ये एक तरह के कुछ है ना डोमिनेंट और रिसेसिव के जनरली एक लिस्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। आप चाहो तो लिख लो इसको अलग से, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। हेरिडिटी और इवोल्यूशन में ज़्यादातर पार्ट तो कटा हुआ है, लेकिन फिर भी है ना, स्पेसिएशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। उसके फैक्टर्स है 4, वो फैक्टर्स पूछ लिए जाते हैं। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी में और ज़्यादा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं कि किसे डीएनए कैसे रिस्पॉन्सिबल है ना, उसके लिए क्या नाम है, हेरिडिटी के लिए, और ट्रेट्स में भी ना, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस, या फिर आपको बोलेगा कि जीन्स क्या होता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जीन्स कहाँ लोकेटेड है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए, सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं बात करूँ नॉर्मली ये हेरिडिटी था, उसके बाद लाइफ प्रोसेस में बच्चों आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में से मिलते हैं। लाइफ प्रोसेस में आपको 4 टॉपिक पढ़ने को मिलता है। कौन कौन से 4 टॉपिक है बच्चों? 4 टॉपिक में जनरली जो अपना वो है न्यूट्रिशन है, क्या है, न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, और उसके बाद है क्या अपना ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद है लास्ट में एक्सक्रीशन। बच्चों ये 4 टॉपिक है आपके इस टॉपिक में लाइफ प्रोसेस में।
इसमें भी दो दो पार्ट है, प्लांट में एनिमल में, प्लांट में एनिमल में, इसमें भी दो पार्ट, प्लांट एनिमल, इसमें भी सब में आप ऐसे तोड़ के पढ़ोगे ना तो याद रहेगा कि न्यूट्रिशन है तो फिर एनिमल में पढ़ लिया, प्लांट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लांट में पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके फिनोमिनन्स क्या है, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये 3 टॉपिक ध्यान में रखना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में रिएक्शन के साथ। उसके बाद एनिमल में न्यूट्रिशन क्या होता है, अमीबा में भी न्यूट्रिशन इसके अंदर देखिएगा ध्यान से। अमीबा में न्यूट्रिशन मुश्किल 4 लाइन लिखना और डायग्राम बना के दिखा देना, अमीबा में न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। बुक में भी लिखा हुआ है, बहुत इजीली लिखा हुआ है उसके अंदर। स्यूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीड जिसको कहते हैं, जिसे वो कैप्चर करता है, वैक्यूल बनाता है, फूड वैक्यूल। तो ये अमीबा में न्यूट्रिशन। एनिमल में न्यूट्रिशन के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो एकदम स्टेप है ना, माउथ में स्टार्ट होता है डाइजेशन, ठीक है। मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में लाइफ प्रोसेस का, बहुत ही अच्छे से बेहतरीन से मैंने समझाया है, आप प्लीज़ उसको विजिट कीजिएगा, ठीक है। ये डाइजेशन के लिए मैंने समझाया है कि माउथ में पहले कैसे डाइजेशन होगा, उसके बाद अपना जाएगा कहाँ, कैसे जाता है, फिर स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है बच्चों। कहाँ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, इसमें वीडियो में, तो मैं लिंक डाल रखा है, आप उसमें जाके एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था अपना न्यूट्रिशन के बारे में। अब है उसके बाद ये रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, उसमें जो एल्वियोली उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन और क्या में ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या सेम है अलग अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। रेस्पिरेशन में जनरली आपको कि हीमोग्लोबिन का रोल पूछ लेगा, हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, एफिनिटी होती है उसके बाद ऑक्सीजन को ले जाने की। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चों, लेकिन इसमें रेस्पिरेशन में मेनली यही है, एल्वियोली का काम और रेस्पिरेशन के पूरे फंक्शंस हो सकता है। आपको लंग्स का डायग्राम हो सकता है आपको बनाने को दे दे, तो लंग्स का डायग्राम भी बना लीजिएगा, मैंने उसमें जो मैंने वीडियो डाला उसमें आपको दिख जाएगा। उसके बाद आते हैं रेस्पिरेशन की बात। अच्छा, रेस्पिरेशन दोनों में, एनिमल में, प्लांट में, दोनों पढ़ना है, ठीक है। प्लांट में आपको पूछेगा कि वो ऑक्सीजन लेता है, कब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना, प्लांट और ऑक्सीजन ही लेता है हमारे जैसे, है ना, और दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी का रिलीज होना, है ना, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है जस्ट इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ बच्चों, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी दो है, एनिमल और प्लांट। एनिमल के बारे में तो आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन वही एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमारे बॉडी के अंदर जो है वो 4 उसके ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट्स है ना। हर्ट कैसे, हर्ट इसमें मेन काम जो है वो हर्ट के बारे में पूछा जाएगा आपसे। लिम्फ का काम पूछ लेगा आपसे, हर्ट कैसे काम करता है, हर्ट के पार्ट्स कौन कौन से, इंटरनल पार्ट्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। क्या मैं उसमें कितने हर्ट के जो है चैम्बर्स होते हैं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है, जो आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस है वो पूछ लिया जाएगा आपसे। ये सब मेन टॉपिक्स है, बता रहा हूँ मैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन में, एनिमल के अंदर, ठीक है। ब्लड के बारे में 4 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इसका फंक्शन पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन में, सब बहुत ईजी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ये भी मैंने डाल दिया लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, सबके लिंक मैंने डाल दिए हैं, तो प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में अगर बात करूँ तो प्लांट्स बहुत ईजी है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम का काम पूछ लेगा, सिंपल। जाइलम का काम होता है पानी, वाटर, मिनरल ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है, तो आप कर लोगे, ठीक है। एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक्सक्रीशन जनरली प्लांट और एनिमल दोनों में है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है सर, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट है जनरली प्लांट में अगर मैं बात करूं तो प्लांट में आपको सिर्फ बहुत छोटा सा एक्सक्रीशन, 4 लाइन में आपको एक्सक्रीशन का आंसर देना है कि प्लांट में क्या में रूट में कुछ एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव होता है, कुछ रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में रिलीज होता है, कुछ ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज होता है, कुछ वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, यही इसके वेस्ट मटेरियल्स है। सिंपल बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सब हो गया किसके, एक्सक्रीशन इन प्लांट। लेकिन एक्सक्रीशन इन एनिमल में इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का डायग्राम, नेफ्रॉन का फंक्शन, ठीक है। अगर ये कटा नहीं है तो बिकॉज मुझे लग रहा कटा है, नेफ्रॉन का डायग्राम और नेफ्रॉन का फंक्शन बच्चों ये प्लीज़ देख लीजिएगा। एक्सक्रीशन में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि हमारे बॉडी के अंदर ना सॉलिड वेस्ट क्या है, लिक्विड वेस्ट क्या बनता है, ठीक है। यूरिक एसिड बनता है, तो यूरिक एसिड लिक्विड वेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से जो स्वेट होता है वो भी तो वेस्ट है हमारे बॉडी का, स्वेट पसीना जो होता है वो भी। तो इसको आप जरा प्लीज़ देख लीजिएगा, एक्सप्रेशन के अंदर यही सब ज़्यादा पूछा जाएगा। नेफ्रॉन का फंक्शन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। इतना ही रहने देते हैं हम लोग, और यही सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे, टॉपिक्स थे जिसको आपको पढ़ के जाना है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मैं पूरी दुआ करूँगा आप सबके लिए कि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, अच्छा जाए। एंड क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा इतना मेहनत किया आप लोगों ने, तो आप डिज़र्व करते हो अच्छे मार्क्स। एंड कभी भी एग्जाम में बहुत आराम से लिखना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना प्लीज़, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के फिर उसको समझने की कोशिश करो, फिर आंसर लिखो बच्चों, ठीक है ना। हर आंसर को बिल्कुल सोच, ऐसा नहीं कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, पता है, बाद में आपको पता चला यार ये तो गलत हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अब बहुत जल्दी ना होपलेस हो जाते हो। आपको होपलेस नहीं होना बच्चों, 3 घंटे बहुत होते हैं। आप आराम से पेपर को पढ़ो, तब उसके आंसर्स को लिखो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगेगा ये तो आया हुआ है, तो मैंने देखा हुआ है, तो उसको प्लीज़ आप ध्यान से लिखिएगा। डायग्राम्स अगर है तो बहुत अच्छे से पेंसिल से स्केल का यूज़ करके बनाइएगा। टाइम को थोड़ा मैनेज करके चलिएगा, घड़ी अपने साथ रखिएगा ताकि आपको टाइम मैनेज हो जाए, ठीक है। और इसमें मेनली आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप बहुत बच्चे कहते हैं यार पहले मैं 5 मार्क्स वाला कर लेता हूँ फिर ये वाला। देखो ये कुछ नहीं होता ऐसा। आपको लगता है कि 5 मार्क्स वाले मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं तो पहले आप 5 मार्क्स वाले कर लो, मैं मना नहीं कर रहा,
ठीक है, लेकिन हर एक नंबर, ये बात आपको भूलना नहीं है कि वो हर एक मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझ आई बात? 80 मार्क्स है, 80 का 80 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे वो 3 नंबर का। आपका अगर दिल कर रहा है कि नहीं 5 नंबर का क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से आता है, बहुत एकदम कॉन्फिडेंट हो आप, तो आप प्लीज़ 5 नंबर का क्वेश्चन पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उस हिसाब से आप, लेकिन क्वेश्चन नंबर का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कर रहे क्वेश्चन नंबर 37 और डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1, कर रहे क्वेश्चन नंबर 25 डाल दिया क्वेश्चन नंबर 20, भूल से, गलती से हो जाता है, ऐसा मत करना। और नहीं, अगर ऐसा लगता है डर कि अरे ऐसा मैं कर सकता हूँ, गलती से नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो प्लीज़ आप सीक्वेंस में कीजिए। सीक्वेंस में भी करोगे तो टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी कवर करने की कोशिश करना, उसको जल्दी निपटाने की कोशिश करना, ताकि ज़्यादा टाइम मिले आपको लार्ज ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन करने के लिए। ये एक ट्रिक एंड जो भी है स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छे, क्योंकि हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था, टाइम उतना ही था, मार्क्स उतना ही थे और करना हमें उतनी ही देर में था। तो ये एक्सपीरियंस है कुछ हमारे बच्चों ने, जो इतने सालों में जो स्टूडेंट्स आते हैं बताते हैं अपने एक्सपीरियंस, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कहते हैं ना कि उसको एक हिंदी में कोई कहावत है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ऐसा ही है। आपने काम अच्छा किया ना, मेहनत किया ना, तो फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, बहुत अच्छा होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।